and welcome all. Hi, I am Sambhashni Gore from Chandola Homeopathic Medical College, and today we will discuss chapter 1 of JT Kent, that is the sick. So, when we think about sick, what image is formed in our mind? So, the person who is sick has some symptoms, have some problems in daily life, and does not live with ease. Okay, so this all things we think in our mind when we imagine or talk about the sick. The sick is an individual, it is not about a disease. So here we will discuss about the allopathic concept of disease. What does the word sick mean to the allopaths? What does the word sick mean to the homeopath? So let us start our today's lecture, and here we go. Allopathic concept of disease. So the allopathic physicians deal only with the ultimates. They observe only result of the disease and either deny or have no knowledge of the real nature of the sick man. तो देखो क्या होता है, एलोपैथ फिजिशियन जो होता है, एक एलोपैथिक जो डॉक्टर होता है, वो क्या करते हैं, सिर्फ उसके अल्टीमेट्स मतलब जो उसका एंड प्रोडक्ट है किसका, एक किसी भी सिक पर्सन का, एक डिजीज पर्सन जो पर्सन है उसका क्या एंड प्रोडक्ट क्या होता है, वो एक पैथोलॉजी फॉर्म होती है, वो उस पर ही बिलीव करते हैं, जिसको वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसे वो टच कर सकते हैं, जिसे वो फील या सेंस कर सकते हैं सिर्फ. तो ये होता है उनके लिए कॉन्सेप्ट किसका, सिक पर्सन या डिजीज का, और उनके पास कोई नॉलेज नहीं होता किसका, द रियल नेचर ऑफ द सिक मैन. अब जो हम होम्योपैथ्स हैं वो क्या बिलीव करते हैं कि कोई भी डिजीज है वो पर्टिकुलरली एक पार्ट या ऑर्गन नहीं, वो पूरा का पूरा होल ऑर्गेनिज्म ही सिक है, या उसमें ही कोई उसके वाइटल फोर्स में डीअरेंजमेंट है या डिस्टर्बेंस हुआ है. ठीक है, बट ये एलोपैथ क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि वो जो है डिजीज जो हो रही है वो जो है वो पैथोलॉजिकल कंडीशन या किसी प्रॉब्लम की वजह से ही हुई है, तो वो उसके क्या एंड प्रोडक्ट या अल्टीमेट जो रिजल्ट फॉर्म होता है उस पर ही बिलीव करते हैं बस, जिसे वो माइक्रोस्कोप से स्टडी कर सकते हैं, जिसे वो देख सकते हैं, जिसे वो सेंस या टच कर सकते हैं. तो ये होता है उनके लिए डिजीज का मतलब. They characterize the changes in the tissues as the disease and all there is of the disease, its beginning and the end, and it has nothing prior to it. और इनके लिए जो हमारे एलोपैथ है उनके लिए क्या होता है, इसके पहले और इसके बाद में कुछ भी नहीं होता, और इससे बढ़कर भी उनके लिए कुछ नहीं होता. क्या, वो सिर्फ टिश्यू में हो रहे चेंजेस को ही डिजीज मानते हैं, जो भी पैथोलॉजी फॉर्म हो रही है वो सिर्फ उसको ही डिजीज मानते हैं. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे एक डिजीज पर्सन है, एक सिक पर्सन एलोपैथ और होम्योपैथ के लिए कैसे अलग हो रहा है उसके एग्जाम्पल्स के साथ. ठीक है, दे एक्सेप्ट नथिंग बट what can be felt by the fingers and seen with the eyes or otherwise observed through the senses aided by improved instruments. अब देखो इंस्ट्रूमेंट से जैसे हम लैब टेस्ट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन बॉडी की फाइंड करते हैं. बट ये क्या है, सिर्फ डिजीज उसी को मानते हैं जो कि उनके पैथोलॉजी में या उनके जो इंस्ट्रूमेंट है या उनके हाथ से टच हो सके या उनके आँख से जो दिख सके, उनके लिए वही डिजीज होती है. They note down the pathological results of the disease. और जब तक वो किसी चीज़ को नाम नहीं दे पाते वो उसे बीमार नहीं बोलते, उस व्यक्ति को वो बीमार तब तक नहीं बोलेंगे जब तक उसमें कोई पैथोलॉजी ना हो, जब तक उसमें कोई टिश्यू चेंज ना हो, जब तक कोई डिजीज का नामकरण ना कर सके, तब तक वो उस पर्सन को सिक नहीं बोलते. दे हैव मटेरियल आइडिया ऑफ द डिजीज. और उनके पास क्या है, मटेरियलिस्टिक है. हम क्या है, डायनेमिक आइडिया, हमारे पास डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, हमारे पास फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है किसका, डिजीज का, क्योंकि हम बिलीव करते हैं वाइटल फोर्स में और वो नहीं करते. वो मानते हैं कि जो डिजीज हो रही है वो सिर्फ मटेरियल कॉज की वजह से ही हो रही है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से ही हो रही है. अपनी बॉडी के अंदर वो वाइटल फोर्स पे नहीं बिलीव करते. ठीक है, if they have material idea regarding the disease, they will have material idea regarding the means of cure. If the patient is suffering from hemorrhoids, the removal of hemorrhoids by surgery would be considered as cure. अब क्या करेंगे कि मान लो किसी पेशेंट को हेमोरॉइड्स है, ठीक है, अब क्या करेंगे, वो उसका रिमूवल कर देंगे सर्जरी के थ्रू और उनके लिए वो पेशेंट क्या हो गया, क्योर हो गया. बट इसके पहले का कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, वाइटल फोर्स का, कि कोई व्यक्ति क्यों बीमार होता है.
मैंने अपने वाइटल फोर्स वाले वीडियो में भी ये एग्जाम्पल दिया था कि कोविड पेशेंट को तो बहुत से डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे थे, बट कुछ उनसे इन्फेक्ट हुए और कुछ नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनकी वाइटैलिटी डीअरेंज थी, इसलिए वो इन्फेक्ट हो गए और उनमें कोई भी डिजीज़ आ सकी या एंटर करी। ठीक है, तो जब तक हमारी वाइटल फोर्स नॉर्मल हार्मोनियस फंक्शन कर रही है तब तक हमें कोई डिजीज नहीं होती। अब मान लो किसी को सर दर्द दे रहा है बट उसके पैथो टेस्ट में तो कोई भी डिजीज नहीं आई, तो वो क्या करेंगे? उस सिम्टम को सप्रेस कर देंगे, पैलिएट कर देंगे, बट वो ये नहीं मानेंगे कि उसकी वाइटल फोर्स में कोई डी-अरेंजमेंट है जिसकी वजह से वाइटल फोर्स अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए सिम्टम के फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करती है। वो क्या करेंगे? सिम्टम को पैलिएट कर देंगे। तो इस वे में एलोपैथी वर्क करती है, बट होम्योपैथी क्या करेगी? वो बोलेगी कि उसके वाइटल फोर्स में कोई डीअरेंजमेंट है, कोई डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से ये सिम्टम शो हो रहे हैं। तो इस तरह से एलोपैथिक कॉन्सेप्ट था ये किसका? डिजीज का। Disappearance of skin eruption by local application would be considered as a cure, etc. तो देखो इसकी एग्जांपल्स हैं। मान लो किसी को हाथ में कोई स्किन में कोई इरप्शन हुआ बॉडी के किसी भी पार्ट में, तो वो क्या करेंगे? लोकल एप्लीकेशन मतलब कोई ऑइंटमेंट या कुछ लगा लेंगे, क्रीम वगैरह। उसके बाद क्या होगा? उसका जो इरप्शन है वो ठीक हो जाएगा। बट ये क्या हो रहा है? वो ठीक नहीं हो रहा है, वो क्योर नहीं हो रहा है पूरी तरीके से। वो क्या हो रहा है? सप्रेस हो जा रहा है। लोकली उस टिश्यू को ट्रीट कर रहे हैं हम, ना कि पूरी की पूरी उसकी बॉडी, उसकी वाइटल फोर्स, उसमें जो डिस्टर्बेंस हुआ हम उसको नहीं ठीक कर रहे हैं। हम पर्टिकुलर उस ऑर्गन या उस पार्ट को ट्रीट कर रहे हैं बस। बट होम्योपैथी क्या करेगी? होम्योपैथिक जब ट्रीटमेंट करेगी तो वो उसके पूरे सिम्टम लेगी। हम जब केस टेकिंग करते हैं तो फिजिकल, मेंटल सारी चीज़ें हम कंसीडर करते हैं। और इस तरह से मैंने लाइव क्लास में भी अपने जितने भी लोग आए थे उनको बताया था कि कैसे एक होम्योपैथी वर्क कर रही है और एलोपैथिक कैसे अलग वर्क कर रही है। तो देखो इसमें क्या होता है कि एक पेशेंट आया, उसके सर में दर्द था। उसने उसको बोला अपने डॉक्टर को कि सर मुझे सर में दर्द हो रहा है और मैं जो हूँ मेरे को बहुत चिड़चिड़ापन भी लग रहा है और पानी की प्यास भी बढ़ी हुई। तो उसने क्या किया? उसने जो पेशेंट है उसने क्या क्या दिया? उसने हमें सिम्टोमेटोलॉजी, टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाएंगे हम उसकी, क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा था वो तो ठीक है, बट उसके साथ उसने क्या क्या बताया कि मेरी पानी की प्यास भी बढ़ गई है और मेरे जो नेचर है उसका, मतलब उसका जो मेंटल सिम्टम क्या है वो चिड़चिड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहा है, एग्रेसिव हो गया, रो रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसकी हम कंसीडर करते हैं। बट एलोपैथ क्या करेंगे? वो सिर्फ सिम्टम को सप्रेस या पैलिएट कर देंगे। उसे हेडेक के लिए कोई भी एक टैबलेट दे देंगे तो उसका हेडेक टेम्पररी ठीक हो जाएगा। बट वो जब हम किसी भी सिम्टम को सप्रेस या पैलिएट करते हैं तो वाइटल फोर्स का डिस्टर्बेंस तो ठीक नहीं हुआ। वो क्या हुआ? वो बस थोड़ी देर के लिए सप्रेस हो गया। अब क्या है, जो डीअरेंजमेंट हुआ था वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है किसमें? वाइटल फोर्स में, और सिम्टम को सप्रेस करने की वजह से। अब वो जो डीअरेंजमेंट था जो सप्रेस हो गया, अब वो और ज़्यादा डीअरेंज हो गई वाइटल फोर्स उसकी वजह से। और क्या होगा? वो अपने आप को और ज़्यादा बुरी तरीके से एक्सप्रेस करेगी, बहुत एग्रेशन के साथ आएगी अगली बार जब वो डिजीज़ आएगी, या दूसरे फॉर्म में आएगी जो कि फैटल भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। तो इस तरह से वाइटल फोर्स अपना डिजीज़ में वर्क करती है। नेक्स्ट विल सी होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिक अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनीमैन सर। अब देखेंगे कि हमारे जो हैनीमैन सर है उनके अकॉर्डिंग एक होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट क्या है सिक के लिए। तो सिक जो है वो कोई पर्सन की पर्सनैलिटी है, उसकी पूरी फिजिकल बॉडी है, उसका पूरा माइंड और स्पिरिट है। हमने पढ़ा था अपने फर्स्ट वीडियो में कि हमारी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म तभी तक जीवित है जब तक उनमें ये तीनों चीज़ एग्जिस्ट करती है। ये जो तिगड़ी है, ट्रिनिटी है, वो क्या है? हमारी बॉडी, माइंड और स्पिरिट। तो जब तक ये तीनों चीज़ है किसी भी बॉडी में, वो क्या है? वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है। तो हैनीमैन सर का कॉन्सेप्ट है डिजीज इज द प्राइमरली डायनेमिकली रीअरेंजमेंट ऑफ आवर स्पिरिट like vital force in sensation and function, which reflects outwardly through the various organs of the body as the perceptible sign and symptoms, the totality of which constitutes the disease। अब ये हमारा हो गया क्या? सिक का डेफिनेशन हो गया। ये वाली लाइन जो है हमारा किसके? होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक सिक पर्सन क्या होगा, जो हैनीमैन सर ने हमें बताया कि देखो डिजीज क्या है, वो प्राइमरी मतलब सबसे पहला प्राइमरी डायनेमिकली रीअरेंजमेंट ऑफ अवर स्पिरिट है। तो हमारी जो वाइटल फोर्स है उसका क्या है? ये जो प्राइमरी हमारी जो डिजीज आ रही है, जो पहला सिम्टम हमें मिल रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी वाइटल फोर्स में कोई रीअरेंजमेंट है और वो अपने आप
अपना जो सेंसेशन फंक्शन है उसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी और वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगी अपने आप को थ्रू द वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब वो जो हमारी वाइटल फोर्स रीअरेंज हुई है, हम नहीं बता सकते कि वो कौन से पार्ट पे जाके किस फ्लो पे जाके इफेक्ट कर रही है। वो कहीं भी कैसे भी कभी भी सिम्टम्स दिखा सकती है किसी भी फॉर्म में, बट वो एक्सप्रेस जरूर करेगी अपना रीअरेंजमेंट, ठीक है। और वो क्या होंगे, परसेप्टिबल साइलेंट सिम्टम। अब वो जो हमारे रीअरेंजमेंट है, हम उसकी एक इमेज बना सकते हैं कि किस तरह से किस पार्ट पे किस मतलब इंटेंसिटी के साथ कितना ज़्यादा हमारी जो वाइटल फोर्स है वो डीअरेंज हुई है। कैसे, परसेप्टिबल मतलब जिसे हम परसीव करें, जिसे हम अपनी नॉलेज और कॉन्सेप्ट और अपनी विल यूज़ करके, अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज़ करके एक फिजिशियन जो है परसीव करेगा, उसे देखेगा नहीं, क्योंकि हम देखते तो सिर्फ मटेरियल चीज़ें हैं, बट जब हम परसीव करते हैं, जब हम धारणा बनाते हैं या सोच के कोई एक इमेज फॉर्म करते हैं, तो उसे हम परसेप्शन कहते हैं या परसीव करना। तो एक होम्योपैथिक जो फिजिशियन है वो देखता नहीं है, वो परसीव करता है, वो सी नहीं करता, वो परसीव करता है, ठीक है। वो परसीव करके क्या बनाएगा, उन साइलेंट सिम्टम को लेके उसकी टोटलिटी और कैसे वो डिजीज फॉर्म हुई उसको वो करेगा, ट्रीट करेगा उसके बाद, ठीक है। एज पर द होम्योपैथिक फिलोसफी डिजीज इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द लिविंग। और होम्योपैथिक फिलोसफी के अकॉर्डिंग डिजीज जो है वो किसी भी व्यक्ति से अलग नहीं है, मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग नहीं है, उसके अंदर जो है वो वाइटल फोर्स का डीअरेंजमेंट की वजह से हुई है, ठीक है। Whole in the form, it's animating vital force through, though it is of so subtle in character। मतलब ये जो हमारी डिजीज फॉर्म हुई है वो हमारी किसकी वजह से हुई है, वाइटल फोर्स में जो सेल्फ एनिमेटिंग है, जो खुद ही अपना वर्क करने में कैपेबल है, उसमें डिस्टर्बेंस की वजह से हुई है। क्योंकि एक वाइटल फोर्स का कैरेक्टर क्या है, हमारा नॉर्मल ऑर्गन और जो जितने भी वाइटल्स हैं उनको वर्क करवाने का, ठीक है। The man is sick as a whole, not only his part or organ. So the whole man to be restored to the health, not only his part or organ। तो हम जब किसी भी पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो उसके किसी भी बॉडी के पार्ट को या पर्टिकुलर ऑर्गन को नहीं, हम पूरे के पूरे एक सिक होल ऑर्गेनिज्म को ट्रीट करते हैं। तो सिक क्या है, वो एक पूरा होल ऑर्गेनिज्म है। जब कोई भी तकलीफ होती है हमारी बॉडी में तो हम मेंटली भी परेशान होते हैं, फिजिकली तो होते ही हैं, जो भी सिम्टम आता है उसकी वजह से। तो हम क्या है कि पूरा होल पर्सन जो है वो इफेक्ट हो रहा है, ना कि उसका पर्टिकुलर पार्ट हो रहा है। तो इसलिए हम एज अ होल लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, बॉडी, माइंड और स्पिरिट, ये तीनों चीज़ हम कंसिडर करते हैं जब हम एक सिक या होल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। So the whole man to be restored to health, not only, तो जब हम ट्रीट करेंगे उसको किसी भी पेशेंट को, तो हम पूरे के पूरे होल मैन को, उस पूरे होल ऑर्गेनिज्म को वापस उसकी हेल्थ की कंडीशन पे लाएंगे, ट्रीट करके, जैसे पहले हुआ करता था जब उसकी बॉडी या उसकी जो स्पिरिट है वो कोई साइन एंड सिम्टम शो नहीं कर रही थी। नाउ होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिक अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट। तो हमारे जो डॉक्टर केंट है उनके अकॉर्डिंग क्या है होम्योपैथिक का कॉन्सेप्ट सिक का, आगे हम देखते हैं। The real sick man is prior to the sick body. The real sick man is disordered interior economy, that is the disordered will and understanding conjoined। मतलब जो हमारी बॉडी है वो सिक नहीं है, हमारी बॉडी, देखो हम बॉडी को सेपरेट करके रखें। अब हम देखेंगे कि इसके बाद भी हमारी क्या बचती, माइंड और वाइटल फोर्स जो हमारी स्पिरिट है उसमें भी तो रीअरेंजमेंट हुआ। अब किसी को मेंटल सिम्टम आ रहे हैं या कोई अलग तकलीफ हो रही है, तो वो उसके फिजिकली तो नहीं हो रही, उसके फिजिकल पैथोलॉजिकल कोई चेंज नहीं देख रहे, बट वो क्या है, फिर भी सिक है। अगर आपको अपनी नॉर्मल लाइफ जीने में, लाइफ ईजिली जीने में अगर कोई भी दिक्कत आती है, बॉडी में कोई भी सिम्टम आते हैं, दैट मीन्स यू आर सिक। The requirement to name the disease is not necessary according to homeopathy, because we treat the symptoms that our vital force show, that that vital force is deranged somewhere, okay। अब क्या है, इंटीरियर इकोनॉमी, ये इंटीरियर इकोनॉमी जो वर्ड है हमारी वाइटल फोर्स के लिए यूज़ हो रहा है, और ये जो है हमारे विल एंड अंडरस्टैंडिंग कॉन्जॉइंट, मतलब जो हमारी विल है, हमारी जो इच्छा शक्ति है, हमारी जो जीने की शक्ति है, वो कौन है, हमारी वाइटल फोर्स, और हमारी अंडरस्टैंडिंग जो हमारा माइंड है, ये दोनों मिलके क्या है, हमारी बॉडी का जो डिजीज पार्ट है वो डिजीज पार्ट में ये भी चीज़ें इफेक्ट होंगी, ठीक है। ये दोनों अलग है,
मतलब ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे में कॉन्जॉइंट है, मतलब एक दूसरे के बिना ये वर्क नहीं कर सकते। जैसे मैंने ट्रिनिटी में पढ़ाया था आपको कि वाइटल फोर्स, माइंड और स्पिरिट ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे के बिना वर्क नहीं कर सकते और इसके बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग नहीं हो सकता। ऐसा है कि देखो डिजीज कंडीशन या सिक कंडीशन में पर्टिकुलर एक पार्ट का सिम्टम आपको दिख सकता है, फिजिकल, मेंटल या स्पिरिचुअल सिम्टम आपको मिल सकते हैं, बट जो है वो पूरे का पूरा होल ऑर्गेनिज्म ही हमारा सिक होगा, पर्टिकुलर उसकी एक पार्ट या बॉडी का हिस्सा नहीं सिक हो रहा है, ठीक है। It is the man that is sick and to be restored to health, not his body, not the organ, not the organ, not the tissue. तो देखो हमारी जो एक मैन है उसमें क्या सिक हो रहा है, उसकी पूरी बॉडी, माइंड और स्पिरिट सिक हो रही, ना कि उसकी सिर्फ और सिर्फ बॉडी सिक हो रही, कोई ऑर्गन ना ही कोई टिश्यू। The tissues or organs could not become sick unless something prior to them had been rearranged and so make them sick। और देखो हम मानते हैं कि जब कोई पर्सन में डिजीज आ रही है उसके पहले भी कुछ तो हुआ है, कोई तो वजह है, और वो वजह हम क्या मानते हैं कि हमारी वाइटल फोर्स में डीअरेंजमेंट हुआ है जिसकी वजह से कोई भी डिजीज फॉर्म हो रही है या कोई भी सिम्टम हमारी जो वाइटल फोर्स है वो शो कर रही है बॉडी में, ठीक है, किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकती है, वो मेंटल सिम्टम, फिजिकल सिम्टम, कोई भी सिम्टम आ सकते हैं। द टिश्यू चेंजेस, ये जो क्या है वो टिश्यू चेंजेस और ऑर्गेनिक चेंजेस और पैथोलॉजिकल चेंजेस आर रिजल्ट और अल्टीमेट्स और द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द सिकनेस। और ये क्या है, ये एंड प्रोडक्ट है, ये जो पैथोलॉजिकल चेंजेस है, टिश्यू चेंजेस, ये सब के सब क्या है, उसके एंड प्रोडक्ट है, बट इसकी प्रायर क्या हो रहा है, हमारा डीअरेंजमेंट हो रही है हमारी किसमें, वाइटल फोर्स में। इट इज द सोल ड्यूटी ऑफ फिजिशियन टू हील द सिक। It is not his sole duty to heal the results of sickness, but the sickness itself। हमें पूरी की पूरी सिकनेस को ठीक करना है। हमारी सिकनेस क्या है, वो पूरा का पूरा होल पर्सन है जो कि सिक है, ठीक है, उसकी बॉडी या उसके जो रिजल्ट हुआ है सिकनेस का, मतलब जो कोई डिजीज फॉर्म हुई है, हम पर्टिकुलर उस एक चीज को नहीं ट्रीट करेंगे। Men should be treated from cause to effect and not from the effect to the cause। मतलब हमें कॉज को ट्रीट करना है, उसकी बॉडी में जो सिम्टम आए हैं उसके कॉज को ट्रीट करना है, ना कि जो इफेक्ट का कॉज हुआ है, मतलब इफेक्ट टू द कॉज, मतलब जो लास्ट में डिजीज फॉर्म हुई है उसके सिम्टम को नहीं ट्रीट कर रहे हैं, हम जो सिम्टम आने की वजह है उसको ट्रीट कर रहे हैं। इफ ट्रीटेड फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट रिमेन्स क्योर्ड परमानेंटली। और अगर हम उसके कॉज को ठीक करेंगे सिम्टम आने के पहले के, तो मतलब जो सिम्टम आने की वजह है उसके कॉज को ट्रीट कर रहे हैं हम, तो क्या होगा, हम उसको परमानेंटली क्योर कर सकते हैं पेशेंट को। इफ mere effects are removed then cause is there and it will manifest from other weak parts और organs। तो ये क्या करेगा, हमारे जो बहुत जो सेंसिटिव पार्ट्स है, ऑर्गन है, उनको क्या कर देगा, इफेक्ट कर देगा, अगर हम सिर्फ और सिर्फ उसके जो एंड प्रोडक्ट हमारा डिजीज बना है सिर्फ उसको ट्रीट कर लेंगे, क्योंकि हमारी डिजीज ट्रीट करने से तो वाइटल फोर्स रीअरेंज होगी नहीं, हमें क्या करना है, हमारी वाइटल फोर्स को रीअरेंज करना है जिससे कि वो उस डिजीज को भी एनिलेट कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, when the man himself has been restored to the health, there will be restored harmony in the tissues and in the activities। अब जब कोई पर्सन हेल्दी हो जाएगा, अपने हेल्दी स्टेट में वापस आ जाएगा, तो उसकी सारी बॉडी फंक्शन क्या होंगी, अपने हारमोनियस में, एक लय में, एक ताल के साथ सारी की सारी जैसे एक्टिविटी करनी चाहिए नॉर्मली वैसे वो करने लगेगी। So the sole duty of the physician is to put in order the interior of the economy, that is the will and understanding conjoined। तो हमें क्या करना है कि जो फिजिशियन है उनको क्या करना है, इंटीरियर ऑफ द इकोनॉमी, मतलब उसके जो वाइटल फोर्स है उसको ट्रीट करना है, ना कि उसकी मटेरियल बॉडी को। इसका यूज़ करते हुए हमारा द विल एंड अंडरस्टैंडिंग कंजाइंड, हमारी विल, हमारी जो परसेप्शन की पावर है एक होम्योपैथ की, उसको और हमारी अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करते हुए क्या करना है, उस पेशेंट को ट्रीट करना है। अब देखेंगे कुछ की पॉइंट्स जो हमारे चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं डॉक्टर केंट द्वारा। प्रिंसिपल गवर्न्स मेडिकल प्रैक्टिस। अब देखो एलोपैथी लैक्स ऑफ प्रिंसिपल। अब हमारी एलोपैथी के पास कोई प्रिंसिपल नहीं है, वो अपना जैसा जिसको जो थ्योरी मानना है वो वैसा मान रहा है, वो वैसा ट्रीट कर रहा है, ठीक है।
बट होम्योपैथी के पास प्रिंसिपल है और एक हमारा होलिस्टिक अप्रोच है जिसके बेसिस पे हम किसी भी पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो हमारी मेडिकल प्रैक्टिस क्या है, प्रिंसिपल पे बेस्ड है। हमारे पास एक आधार है जिसके बेसिस पे हम किसी को भी ट्रीट करते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, हम होम्योपैथिकली ही अपने प्रिंसिपल्स पे बेस करते हुए कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं। उनका तो जैसा मन आया, जिसको जैसी दवा देनी है देते रहते हैं वो, ठीक है। Allopathy is lack of principles, traditional medicines or allopathy lacks a foundational framework of principle. It relies heavily on empirical observation and trial and error. तो जब वो गलतियां होती हैं, जब वो एरर दिखता है, उसके बेसिस पे वो उसको वापस से दूसरा दवा दे देते हैं। तो इस तरह से ट्रायल और एरर वो एक्सपेरिमेंट बेस पे देते जाते हैं, दवाइयाँ करते जाते हैं। अपना एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन मतलब जो बाहरी ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस पे वो ट्रीटमेंट करते हैं, अपना मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं। Homeopathy is principle based on approach, that is homeopathy on the other hand is rooted in specific principles, particularly the law of similars, which states that like cures like. तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हमारा जो प्रिंसिपल है, हम किसके बेसिस पे हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, लाइक क्योर लाइक की बेसिस पे। जो हमारा लॉ ऑफ सिमिलर है, जो हम हेरिंग लॉ ऑफ क्योर है, हम उसको फॉलो करते हुए क्या करते हैं, उस पेशेंट को ट्रीट करते हैं या हमारा मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं। नेचर ऑफ द डिजीज, अब हमारे होम्योपैथी और एलोपैथिक के अकॉर्डिंग डिजीज का नेचर क्या होगा या डिजीज उनके लिए क्या है। तो देखो, एलोपैथी प्राइमरली फोकसेस ऑन फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज सच एज टिश्यू डैमेज एंड ऑर्गन डिसफंक्शन। तो मैंने आपको बताया कि वो ऑर्गन डिसफंक्शन और टिश्यू डैमेज पे ही बिलीव करते हैं। हम क्या है, हम पूरा का पूरा एक वाइटलिस्टिक व्यू रखते हैं, हमारी वाइटल फोर्स के बेसिस पे हम उस डिजीज को मतलब ट्रीट करते हैं। तो होम्योपैथी व्यूज डिजीज एज अ डिस्टर्बेंस ऑफ द वाइटल फोर्स ऑफ एनर्जी। इट कंसीडर्स द होल पर्सन इंक्लूडिंग मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स। तो हम क्या है, मेंटल, इमोशनल और सारे एस्पेक्ट्स को लेते हुए किसी भी इंडिविजुअल या पर्सन को ट्रीट करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, अब देखो उनके लिए क्या है, इंडिविजुअल का कोई मतलब नहीं है। जिसको सर दर्द हुआ उसके लिए क्या है, उनके लिए क्रोसिन है, इन जनरल सबको दे देंगे और वो क्या होगा, सिम्टम सबका सप्रेस हो जाएगा। बट क्या है, उसकी वाइटल फोर्स ठीक नहीं हुई, जो कि किसी ना किसी फॉर्म में वापस अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, जो कि उससे भी ज़्यादा फैटाल हो सकता है। उसके जो सिम्टम आएंगे और जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी अनट्रीटेबल या इनक्योरेबल हो सकता है। होम्योपैथी में क्या है, हमारा इंडिविजुअलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम उसकी पर्सनैलिटी, उसका मेंटल या साइकोफिजिकल जो मेकअप है, हम कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्परामेंट, टेंडेंसीज, ये सारी चीज़ें उसमें क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं जब हम किसी भी पेशेंट को ट्रीट करते हैं। द रोल ऑफ रेमेडी, तो अब देखो कि हमारे लिए और एलोपैथ में क्या डिफरेंस है, रेमेडी का या जो दवाइयाँ दे रहे हैं वो कैसी होती है। Allopathy uses of drug. Allopathic medicine often employ drugs to suppress symptom or target specific pathogen. तो वो particularly एक पैथोजन को टारगेट करते हुए या particularly स्पेसिफिक ऑर्गन टिश्यू को टारगेट करते हुए दवाइयाँ देते हैं, ना कि वो एक पूरे के पूरे होल ऑर्गेनिज्म को ट्रीट करके ठीक कर रहे हैं, ठीक है। और उनकी डोजेस कैसी होती है, उनकी डोजेस बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं। और इसलिए देखना कि जो हम ज़्यादातर एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं उनको लॉन्ग टर्म में जाके बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ और अर्थराइटिस और ये सारी चीज़ें, उनके रीनल प्रॉब्लम हो जाता है, लीवर में प्रॉब्लम हो जाता है, फैटी डिजनरेशन, ये सारी चीज़ें क्या है, उसका अल्टीमेटली देखेंगे तो ये एलोपैथिक का साइड इफ़ेक्ट्स है, जो कि सिम्टम को सप्रेस करने की वजह से होता है, जिसकी वजह से आगे हम पढ़ेंगे ऑर्गन में कॉम्प्लेक्स डिजीज़ भी फॉर्म हो जाती हैं। तो होम्योपैथिक में हम क्या कर रहे हैं कि पूरे के पूरे उसके सिम्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, टेंडेंसीज, इंडिविजुअल और वो सारी चीज़ को देखते हुए अपनी जो डोजेज हैं वो कैसी होंगी, हमारी वाइटल फोर्स तक जो पेनिट्रेट कर सके, जो उसको वाइटल फोर्स की वाइटैलिटी को इंक्रीज़ कर सके, या अगर बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी या बहुत ज़्यादा वाइटैलिटी बढ़ गई है तो उसको वापस क्या है, हारमोनियस फंक्शन में ला सके, किसको, हमारी वाइटल फोर्स को। इस तरह की हमारी डोजेज होती हैं। और ये जो डोजेज हैं कैसी होंगी, हमारी पोटेंटाइज्ड होंगी, क्योंकि हमारी जो डायनेमिक डोजेज हैं हम उस पर बिलीव करते हैं, जो कि हमारी वाइटल फोर्स क्या है, डायनेमिक एक पावर है या एक एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो वाइटल फोर्स प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, लाइव क्लासेस में भी। तो इस तरह से वो क्या करती है, हमारी रेमेडी जो है हमारी वाइटल फोर्स को रीअरेंज करती है और उसे वापस हारमोनियस फंक्शन में ला के हमें ठीक करती है।
देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटल फोर्स। तो ये फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस है, तो इसको ज़्यादा नहीं देखेंगे। इसमें क्या है कि हमारे पास होलिस्टिक अप्रोच है। मैंने आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी है कि हम पूरे इंडिविजुअल को ठीक कर रहे हैं और हमारी रेमेडी कैसी है, वो पोटेंटाइज फॉर्म में है और इस तरह से हम एक ऑर्गेनिज्म को ठीक कर रहे हैं, हमारी उसकी वाइटल फोर्स को ठीक करते हुए। इम्पॉर्टेंट ऑफ ड्रग सिम्टम। तो हमारे लिए ड्रग सिम्टम जो ड्रग सिम्टम है, मतलब जो हम ड्रग प्रूविंग करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। और देखो आगे हम देखेंगे इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलिमम। तो देखो सिमिलिमम मतलब जिसमें मैक्सिमम सिमिलैरिटी हो और बहुत ही कम, एक या दो या रेयरेस्ट उसमें कंपैटिबिलिटी ना हो पाए। तो देखो 10 आउट ऑफ 10 सिम्टम जो हमें मिले हैं, मतलब 10 सिम्टम मान लो ऐसी एक मेडिसिन है जो कि ऐसी एक मेडिसिन है जिसमें 10 सिम्टम लिखे और उसमें के 9 सिम्टम हमें पेशेंट से मिल रहे हैं। तो क्या हम उसे ड्रग मतलब जो रेमेडी है हमने चूज़ की वो देंगे, एडमिनिस्टर करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम सिमिलिमम देखेंगे। मतलब हम देखेंगे कि मैक्सिमम सिम्टम हमारे उससे किससे रेमेडी से मीट होने चाहिए। तो देखो सिमिलिमम का मतलब ही यही होता है, मतलब सबसे ज़्यादा उसमें कॉमन चीज़ें होनी चाहिए और लेस्ट उसमें लीस्ट अमाउंट में उसमें क्या होनी चाहिए, डिसिमिलैरिटी, या जितना ज़्यादा पॉसिबल उसमें मेल होना चाहिए किसमें, सिम्टम ऑफ पेशेंट एंड सिम्टम रिकॉर्डेड इन द मटेरिया मेडिका ऑफ ड्रग प्रूविंग। तो जब हम ड्रग प्रूविंग करते हैं तो उसमें जो मटेरिया मेडिका में जो भी सिम्टम रिकॉर्ड होते हैं उसमें, और हमारी जो पेशेंट की हमने हिस्ट्री लिया, केस टेकिंग लिया, उसके सिम्टम हमारे मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिमिलिमम या मोस्ट सिमिलर रेमेडी हम प्रिस्क्राइब करते हैं। लेवल ऑफ सिम्टम। अब देखो लेवल हमारे क्या क्या लेवल होते हैं सिम्टम के। अल्टीमेट सिम्टम्स, दे आर द मोस्ट फंडामेंटल सिम्टम्स ऑफन रिलेटेड टू वाइटल फंक्शन एंड जनरल हेल्थ। तो अल्टीमेट मतलब आखिर क्या हो रहा है, वो डिजीज फॉर्म हो रही है, तो ये हो गया हमारा अल्टीमेट सिम्टम। जब कोई पैथोलॉजी फॉर्म हो जाएगी तो ये किस में देखने मिलते हैं, हमारे वाइटल फंक्शन में, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें देखने मिलते हैं। और फंक्शनल सिम्टम क्या होते हैं, जिसमें कि कोई भी फंक्शन है बॉडी का उसमें इम्पेयरमेंट या खराबी आ जाए, वो फंक्शनल सिम्टम होंगे। सेंसोरियम, जिसमें सेंसेस में प्रॉब्लम आ जाए। हमारे सेंसेस क्या होते हैं, 5 सेंसेस पढ़े थे हमने, टेस्ट, विजन, हेयरिंग, स्मेल, टच। तो इसमें जब प्रॉब्लम सिम्टम आ जाए तो उसको हम बोलते हैं सेंसोरियम सिम्टम। माइंड सिम्टम क्या हो गया, इमोशनल डिस्टर्बेंस, जैसे कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, एंगर है, इरिटेबिलिटी, कंफ्यूजन है, लॉस ऑफ मेमोरी, ये सब क्या हो गया हमारा मेंटल सिम्टम या माइंड सिम्टम हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम। टोटलिटी ऑफ सिम्टम मैंने बताया था क्या होती है, किसी भी पेशेंट की एंटायर पिक्चर होती है उसकी वाइटल फोर्स इंक्लूडिंग मेंटल एंड इमोशनल एंड फिजिकल सिम्टम। तो ये जब सारे सिम्टम हम इंक्लूड करते हैं, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, तो ये क्या बनाता है, हमारा पूरा टोटलिटी बनाता है या कंप्लीट पिक्चर फॉर्म करता है किसकी, एक पर्टिकुलर पेशेंट की या इंडिविजुअल की। द रोल ऑफ मटेरिया मेडिका। तो अब देखते हैं कि मटेरिया मेडिका का क्या रोल होता है हमारा किसमें, पेशेंट को ट्रीट करने में। Drug symptoms repertoire. The Materia Medica is a comprehensive reference book that contains information on the symptoms produced by various substances. तो ये हमारे फर्स्ट लाइन क्या कह रही है कि जब हम ड्रग प्रूविंग करते हैं तो उस पर जो सिम्टम आते हैं हम उसको रिकॉर्ड करते हैं और उसी की बेसिस पे हम अपने पेशेंट को ट्रीट करते हैं जब वो सिमिलिमम मिल जाता है हमें। अंडरस्टैंडिंग डिजीज पैटर्न्स बाय स्टडिंग द मटेरिया मेडिका। तो जब मटेरिया मेडिका पढ़ते हैं तो उसके सारे मतलब जो भी सिम्टम आता है हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके होते हैं और उस बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, रेपर्टराइज करके और आगे भी जो भी चीज़ें हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम, कंप्लीट पिक्चर बना के जो भी सिम्टम है वो रिकॉर्ड करके हम क्या करते हैं, मेडिसिन का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं किसमें, अपने पेशेंट में। In essence, homeopathy emphasizes the importance of understanding the totality of the patient's symptom and selecting a remedy that closely matches those symptoms. By focusing on the individual and their unique presentation of illness, homeopathy aims to stimulate the body's natural healing abilities. और इस तरह से हमारी क्या है, होम्योपैथी क्या एम करती है, स्टिमुलेट करती है या उसकी पावर बढ़ाती है किसकी, बॉडी की खुद की नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़। हमारी बॉडी में देखो छोटा मोटा कट लग गया, अब वो जो कट लग गया है हम तो कोई दवा नहीं ले रहे हैं, हम कोई ऑइंटमेंट नहीं लगा रहे, पर क्या है हमारी बॉडी खुद से हील कर रही है। तो ये जो हीलिंग एबिलिटी है ये हमारी बॉडी में नेचुरली होती है। और इसको कौन बनाए के रखता है हमारी बॉडी में, क्या एक डेड पर्सन पे या एक डेड पर्सन की बॉडी में हम कोई कट लगाएंगे तो क्या वो हील होगा? नहीं, क्योंकि उसमें वाइटल फोर्स नहीं है और जब तक वाइटल फोर्स नहीं है वो बॉडी हील नहीं हो सकती है।
ठीक है। तो वो हमारी वाइटल फ्रूट्स का ये भी एक कैरेक्टर है कि वो हमारी बॉडी में हीलिंग कैपेसिटी भी बनाती है, इम्यूनिटी भी बनाती है, जिसकी वजह से हमें डिजीज़ नहीं होती और या हम जल्दी हील कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी जो रेमेडीज़ है वो क्या कराएगी, हमारी वाइटल फोर्स का वापस रीअरेंजमेंट कराएगी। और वाइटल फोर्स एक बार रीअरेंज हो गई तो वो क्या करती है, बॉडी को अपने आप हारमोनियस फंक्शन में ले आती है। तो ये था हमारा द सिक का टॉपिक जो आज हम ख़त्म किए हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।